माइट इज राइट मतलब है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये दुनिया ऐसी ही है, ऐसी ही चलती थी और ऐसे ही चल रही है। और आज दबंगों की लाठी का नाम है यूनाइटेड नेशंस, वो संगठन जिस पर जिम्मेदारी है दुनिया को शांति से चलाने की। ये वो संगठन है जो बना ही इसलिए कि दो देशों के बीच का विवाद सुलझाया जा सके, दो देशों के बीच विवाद में सरपंच की भूमिका निभाए और सही को सही और गलत को गलत कहे। वो संगठन जो लोगों के अधिकारों की रक्षा करे, वो संगठन जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जटिलताओं से भरी इस दुनिया में समानता लाने की कोशिश करे, और वो संगठन जिस पर सभी देशों को पूरा भरोसा हो कि यूनाइटेड नेशंस किसी के साथ गलत नहीं होने देगा। पर सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि यूनाइटेड नेशंस के गठन के बाद यानी 1945 से लेकर 2025 तक दुनिया में 750 से ज्यादा सशस्त्र संघर्ष हो चुके हैं। जैसे कि 1950 से 1953 तक कोरियाई युद्ध हुआ, 55 से 75 तक वियतनाम युद्ध हुआ, 75 के साथ अगले 3 साल कंबोडिया नरसंहार हुआ और साथ में 92 से 95 तक बोस्निया युद्ध हुआ। ऐसे तमाम बहुत सारे नरसंहार हुए। रुवांडा का नरसंहार हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की नाकामियों की ये एक लंबी फहरिस्त है जो खत्म होने का नाम नहीं लेती। जलते रोम में नीरो के बंसी बजाने की ये कहानी तो शायद यहां से शुरू होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ना तो कश्मीर के एक हिस्से से पाकिस्तान का गैर कानूनी कब्जा हटवा पाया, ना रूस यूक्रेन युद्ध में शांति करवा पाया, ना इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सुलह करवा पाया, और ना चीन को उसकी दादागिरी से रोक पाया, और ना ही इजराइल और ईरान के बीच जंग भड़कने से रोक सका। तो मैं पूछती हूं कि फिर यूनाइटेड नेशंस की जरूरत क्या है? और यही सवाल आपके मन में भी होगा। क्या यूनाइटेड नेशंस दुनिया के दबंगों की वो लाठी पर रह गया है जो किसी गरीब और कमजोर मुल्क पर ही चलेगी? इसलिए आज कई सवालों के साथ मैं आपका स्वागत करती हूं। नमस्कार। जब दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो, जब दुनिया में एक नहीं कई महाशक्तियां आपस में उलझने का बहाना भर ढूंढ रही हो, जब लड़ाई माइट इज राइट की हो, तो फिर कोई मौन नहीं रह सकता, कोई तटस्थ नहीं रह सकता। तो आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर मैं अदिति नागर बताऊंगी कि क्यों संयुक्त राष्ट्र को बदलना होगा, क्यों संयुक्त राष्ट्र नीरो की तरह बांसुरी नहीं बजा सकता, क्यों संयुक्त राष्ट्र सिर्फ यूरोप और अमेरिका की आवाज नहीं बनकर रह सकता, और क्यों संयुक्त राष्ट्र दुनिया के दबंगों की लाठी भर नहीं बनकर काम कर सकता। वो दौर था 1914 का। दुनिया भर में एक अजीब व गरीब बेचैनी से थी। हर देश दूसरे देश को शक की नजर से देख रहा था। एक दूसरे पर कब्जा करने की होड़ जैसी लगी हुई थी। एक दूसरे के साथ सीक्रेट पैक्ट्स किए जा रहे थे। और इस अविश्वास भरे माहौल में एक दिन साजिशों का लावा फूटता है और दुनिया विश्व युद्ध में उलझ जाती है। वो तारीख थी 28 जुलाई 1914 और 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक दुनिया की महाशक्तियां आपस में टकराती रहीं। 1,70,00,000 लोगों ने उस युद्ध में अपनी जान गंवाई और 2 करोड़ से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। और जब युद्ध खत्म हुआ तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और रूसी साम्राज्यों का विघटन हुआ। दुनिया के नक्शे पर पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लोवाकिया जैसे नए देशों का जन्म भी हुआ, लेकिन
इस लड़ाई की तबाही ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि जो देश कल तक खून के प्यासे थे वो अशोक के कलिंग विजय के बाद की शांति ढूंढने लगे। खून की नदियों के बीच दुनिया ने अमन चैन से रहने का फैसला किया और यही वो सोच थी जिसने ये सोचने पर मजबूर किया कि दुनिया को एक ऐसे संगठन का जरूरत है जो दो देशों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर सके, शांति वार्ता में दोनों देशों को ला सके। और फिर एक संगठन जन्म लिया, नाम दिया गया लीग ऑफ नेशंस। ये बात कर रही हूं मैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद। फिर 10 जनवरी 1920 को स्विट्जरलैंड में लीग ऑफ नेशंस का गठन हुआ। इसका मकसद था अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। 42 देशों के साथ शुरू हुआ यह संगठन और फिर जल्द ही 60 से अधिक देशों का हो गया। 60 से अधिक देश उसके भागीदार हुए। लेकिन अमन की ये तलाश खोखली निकली। उस दौर में दुनिया की महाशक्ति बनकर उभर रहा अमेरिका इससे दूर था। लीग ऑफ नेशंस के कई सदस्य जो देश थे एक दूसरे को आंखें दिखाने लगे और बाकी देश तमाशा देखने लगे। तो जल्द ही दुनिया जंग के एक और मुहाने पर जा खड़ी। वर्साई की संधि में हुए अत्याचार को जर्मनी के लोग कबूल करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जीतने वाले देशों ने जर्मनी पर ऐसी शर्तें लगाई थी कि वहां के लोगों में गुस्सा बढ़ गया और इसी का फायदा उठाकर हिटलर ने वर्साई की संधि के खिलाफ अपना खुंखार निजी दल खड़ा कर दिया और लोगों की भावनाओं को बढ़ाकर हिटलर जर्मनी की गद्दी पर बैठ गए। धीरे धीरे उसने जर्मनी को ताकतवर बनाया और फिर शुरुआत हुई यूरोप में उसकी दादागिरी की। क्या पोलैंड, क्या फ्रांस, क्या ब्रिटेन, देखते ही देखते पहले यूरोप और फिर एशिया और अफ्रीका जंग की आग में झुलस गए और इन सब के बीच लीग ऑफ नेशंस मौन था। नतीजा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रूप में दुनिया ने देखा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर पहले से कहीं ज्यादा भयानक था। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जर्मनी के हमले के साथ ही यह जंग शुरू हुई, जो 2 सितंबर 1945 तक चली। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 7 से 8 करोड़ लोगों की मौत हुई, 4 करोड़ लोग घायल हो गए। एशिया और यूरोप के कई शहर खंडर बन गए और दुनिया एक बार फिर शांति की खोज में लग गई। लीग ऑफ नेशंस को खत्म कर दिया गया और यूनाइटेड नेशंस ने जन्म लिया। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन खत्म होने के 4 महीने बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की औपचारिक शुरुआत हुई। 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में 50 देशों के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए। इसमें अमेरिका, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन शामिल थे। फिर अगले 2 महीनों तक संयुक्त राष्ट्र चार्ट का मसौदा तैयार होता है और फिर उस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और इस तरह शुरुआत होती है संयुक्त राष्ट्र संघ की, इस उम्मीद के साथ कि दुनिया एक और विश्व युद्ध में नहीं उलझेगी, इस उम्मीद के साथ कि दुनिया में अब किसी की दादागिरी नहीं चलेगी, इस उम्मीद के साथ कि दुनिया में अब कोई और हिटलर पैदा नहीं होगा। और इसके लिए न्यूयॉर्क में बना यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में 17 से 18 एकड़ में फैला हुआ है। 2024 में संयुक्त राष्ट्र संघ का कुल बजट $3.59 बिलियन रहा, जो करीब लगभग अगर बात करें तो 3000 करोड़ रुपए है। संयुक्त राष्ट्र संघ को सदस्य देशों की ओर से चंदे के रूप में भारी रकम मिलती है। ये रकम तमाम जो देश हैं, जो उनके सदस्य हैं, वो देते हैं और दुनिया के करीब 55 देश नियमित रूप से यूएन को चंदा देते आए हैं।
संयुक्त राष्ट्र के ही आंकड़ों के मुताबिक 2023 में उसे दुनिया भर से कुल 137 देशों ने चंदा दिया। 2023 में भारत ने यूनाइटेड नेशंस को करीब 24 करोड़ रुपए चंदा दिया, जो कुल बजट का 1% से ज्यादा है। यूएन को सबसे ज्यादा चंदा कौन देता है? अमेरिका। और यूनाइटेड नेशंस की सुरक्षा काउंसिल में काम करने वाले अधिकारियों की औसतन सैलरी $98,000 प्रति वर्ष है। अगर इसे रुपए में देखा जाए तो 7 लाख रुपए प्रति महीना बनती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक पूरी दुनिया में शांति स्थापित के लिए उसके 37,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। शांति स्थापित करने के लिए हजारों करोड़ का बजट है। 193 देश सदस्य हैं। लेकिन क्या संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस, अपने मकसद को पूरा कर रहा है? या फिर जब भी दुनिया पर कोई आपदा आती है तो मौन हो जाता है? दुनिया कोरोना के चपेट में आई, कहा गया कि इसका वायरस चीन से फैला, लेकिन इसका मुकम्मल जांच तक नहीं हुई। आनन फानन में WHO ने चीन को क्लीन चिट दे दी। अमेरिका ने अफगानिस्तान, सीरिया सरीखे कई देशों को बर्बाद कर दिया, लेकिन यूएन तमाशा देखता रहा। शांति स्थापित करने का काम था यूएन का। काम तो बहुत सारे थे चार्ट में, लेकिन अगर कोई एक सबसे महत्वपूर्ण काम था तो 2 देशों के बीच शांति स्थापित करना और साथ में जो 2 देश हैं उनकी वार्ता आगे बढ़ाना। चीन ने भारत पर हमला कर दिया। हमारे करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर में फैले अक्साई चीन पर चीन ने गैर कानूनी कब्जा कर लिया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र देखता रह गया। डोनाल्ड ट्रंप ने आज सिर्फ संयुक्त राष्ट्र ही नहीं, दुनिया की हर एजेंसी को एक मजाक बनाकर रख दिया। लेकिन यूनाइटेड नेशंस फिर भी चुप है, मौन। 2018 में ट्रंप ने धमकी दी कि अमेरिका WTO से खुद को अलग कर रहा है, पर सब चुप रहे। फिर 2020 में ट्रंप ने WHO पर चीन से प्रभावित होकर फैसले लेने का आरोप लगाया। जनवरी 2020 में ट्रंप ने पेरिस क्लाइमेट समझौते को बाय बाय कह दिया। फिर फरवरी 2025 में ट्रंप ने यूएन के कई संगठनों से किनारा कर लिया। इसमें UNHRC और यूनेस्को जैसे संगठन भी शामिल हैं। लेकिन यूएन ने क्या किया? यूएन मौन रहा। तो सवाल यह है कि क्या यूएन, संयुक्त राष्ट्र संघ की जरूरत है? और आखिर जरूरत है तो क्या है अगर उसे मौन ही रहना? क्या संयुक्त राष्ट्र अपने पूर्ववर्ती संगठन लीग ऑफ नेशंस की गलतियां दोहरा नहीं रहा? फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, और जिस यूएन से दुनिया में शांति की उम्मीद की जाती है वो नाकाम रही। उसकी तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया गया, स्ट्रॉन्ग आगे कदम की शांति फैले नहीं हुआ। ईरान और इजराइल में बेशक अभी सीजफायर का ऐलान हो चुका है, लेकिन तनाव अपने चरम पर है। दोनों देश एक दूसरे को खत्म कर देने पर आतुर है, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन यूएन बिल्कुल खामोश है। और हमास और इजराइल के बीच लड़ाई के बाद हालात भी देखिए। हमास को मिटाने की जिद में इजराइल ने एक बसे बसाए शहर को खंडर में तब्दील कर दिया, हजारों बेगुनाहों की जान ले ली, लेकिन यहां भी यूएन का दखल ना के बराबर रहा। संयुक्त राष्ट्र के हालात आज कुछ ऐसे ही हैं कि अमेरिका, चीन या रूस जैसे मजबूत और ताकतवर देश यूएन को अपनी मनमर्जी से चला रहे हैं। जिस तरह पहले विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना शांति की उम्मीद के लिए की गई थी, उसी तरह संयुक्त राष्ट्र को दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बनाया गया। लेकिन अमेरिका, सोवियत संघ और जर्मनी जैसे शक्तिशाली देश
राष्ट्रीय संघ के सदस्य नहीं बने, जबकि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, रूस और चीन जैसे कुछ देशों के पास बाकी देशों से ज्यादा ताकत है। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद बने राष्ट्र संघ में जर्मनी और इटली जैसे देशों का रवैया आक्रामक रहा, जबकि गाजा, यूक्रेन और ईरान, इजराइल को लेकर यूनाइटेड नेशंस की खामोशी आने वाले समय में दुनिया पर भारी पड़ सकती। यूनाइटेड नेशंस आज अपने कुछ ताकतवर देशों के हाथों की एक कठपुतली बनकर रह गया है, और इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह है यूनाइटेड नेशंस में उसके कुछ स्थायी सदस्यों को मिली वीटो पावर, जिसके दम पर देश संयुक्त राष्ट्र को अपनी ये जो तमाम जो देश हैं वो अपनी मर्जी के मुताबिक चला रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में कुछ चुनिंदा देशों को मिली इस वीटो पावर ने शांति स्थापित करने वाले संतुलन को एकदम बिगाड़ दिया। यूएन की सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन स्थायी सदस्य हैं, और इन देशों को संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर मिली हुई है। जो चाहें वो फैसला करवाते हैं, और इसी वीटो पावर की मदद से ये देश किसी भी मामले में कोई भी फैसले को रोक सकते हैं। और इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा और शांति स्थापित करने में नाकाम रहता है, और कई बार क्यों, अक्सर हर बार। और इसीलिए वीटो को खत्म करने की मांग भी उठती है। 1992 से 1996, 92 से 96 तक यूएन के महासचिव रह चुके बुतरस घाली के मुताबिक वीटो शक्ति वाले देश संयुक्त राष्ट्र को अपने हिसाब से चलाते हैं, और कुछ चुनिंदा ताकतवर देशों को हासिल इसी ताकत की वजह से आज यूनाइटेड नेशंस दुनिया भर में चल रहे संघर्षों को रोक पाने में एकदम नाकाम नजर आता है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र का ढांचा अब पुराना भी हो चुका है, यानी इसको बनाते वक्त जो परिस्थितियां थी, जाहिर तौर पे अब वो परिस्थितियां नहीं है, वो भी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। संयुक्त राष्ट्र पर सवाल उठाते हुए कई देश ये बात दोहरा चुके हैं कि अगर इसमें सुधार नहीं होता तो आने वाले वक्त में यूएन महत्वहीन हो जाएगा। युद्ध न रोक पाने की सबसे बड़ी वजह जो है वो यूनाइटेड नेशंस की पॉलिसी भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े तो 193 देश हैं, लेकिन दबदबा केवल 5 देशों का है। संयुक्त राष्ट्र संघ सिर्फ अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन की ही मानता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम के मुताबिक स्थायी सदस्य ही बड़े फैसले करेंगे। इन स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार दिया गया है, और इसमें कोई एक देश भी वीटो का इस्तेमाल करता है तो मामला ठप पड़ सकता है, और ये देश अपने अपने फायदे के हिसाब से वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं। यूएनएससी में रूस के खिलाफ प्रस्ताव आता है तो चीन वीटो कर देता है। इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव अमेरिका अड़ंगा अड़ा देता है। यह शक्ति 1945 में दी गई थी, जब ये देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विजेता थे। लेकिन अब बात हो रही है 2025 की। 2025 में जब इंडिया, ब्राजील और जर्मनी जैसे देश ग्लोबल पावर्स हैं, तो फिर यूएनएससी में सिर्फ 5 देशों की मनमानी क्यों चलनी चाहिए? यह सिर्फ सवाल नहीं, यह संयुक्त राष्ट्र की आलोचना का सबसे बड़ा आधार भी है। 5 स्थायी सदस्य यानी कि अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस वीटो पावर की वजह से यूएन को अपने इशारे पर नचाते हैं। रवांडा नरसंहार, स्रेब्रेनिका हत्याकांड, यूक्रेन और गाजा जैसे संघर्षों में यूएन तमाशा देखने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। यूएन के पास अपनी कोई स्थायी सेना नहीं है, वह सदस्य देशों पर निर्भर करता है, और जब तक कोई देश सेना ना भेजे यूएन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। और इतना ही नहीं, यूएन पर गैर जरूरी खर्च, पारदर्शिता की कमी जैसे आरोप भी लगते रहते हैं। लंबे समय से सुधार की मांगे भी उठ रही हैं, लेकिन यूएन की संरचना आज भी पुरानी बनी हुई।
सुरक्षा परिषद की संरचना आज के वैश्विक सत्ता संतुलन को नहीं दर्शाती। इससे विकासशील देशों को कम प्रतिनिधित्व मिलता है। संयुक्त राष्ट्र की नाकामियों की इस लिस्ट को देखते हुए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए थे वो लगभग अप्रासंगिक हो गए हैं। उनमें कोई सुधार नहीं हो रहा। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहे और दुनिया में जो लोग कानून और नियमों की परवाह नहीं करते वो सब कुछ कर रहे हैं। उन्हें कोई रोक नहीं पा रहा। तो सवाल यह है कि फिर सिर्फ 5 देश दुनिया के 193 मुल्कों की तकदीर का फैसला कैसे कर सकते हैं? क्यों दुनिया अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस के इशारे पर चले? क्यों नहीं यूएनएससी में लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण एशिया से भारत का प्रतिनिधित्व भारत को मिलना चाहिए? दुनिया जानती है कि भारत आज उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और महाशक्ति, जिसकी अनदेखी करना दुनिया के लिए नामुमकिन है। हम दुनिया के लिए सिर्फ 140 करोड़ की आबादी वाला बाजार नहीं, भारत आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिहाज से आगे बढ़ रहा है। आज भारत जिस देश में भी जाता है वहां के लोग, वहां की सरकार दिल खोलकर उसका स्वागत करते हैं। आज भारत को आने वाली विश्व शक्ति के लिहाज से देखा जा रहा है। तो फिर हमें यूएनएससी का सदस्य क्यों नहीं बनाया जाता? वो भी तब जबकि अकेले भारत यूएन के शांति मिशन का सबसे बड़ा भागीदार है। भारत 50 से अधिक देशों में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन पर अपनी सेना भेज चुका है। और आपको बता दूं, भारत के 2,90,000 से अधिक शांति सैनिक शांति मिशन के लिए जा चुके हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के 160 से अधिक सैनिक यूएन शांति मिशन में शहीद भी हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद चीन के दबाव में संयुक्त राष्ट्र संघ भारत को उसका उचित हक यानी कि यूएनएससी की सीट, यूएनएससी में सदस्यता देने को तैयार नहीं। चीन डरता है। चीन को डर है कि अगर भारत यूएनएससी का सदस्य बना तो उसकी दादागिरी बंद हो जाएगी। इसीलिए वो ऐसे किसी प्रस्ताव के समर्थन नहीं करता। पर यूएन के सरपंचों को याद रखना चाहिए कि जो वक्त के साथ नहीं बदलते, वक्त उन्हें बदल देता है। और अगर संयुक्त राष्ट्र भी नहीं बदलता तो वक्त उसे बदल देगा। दुनिया एक दिन संयुक्त राष्ट्र के 5 दबंगों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक देगी, पर तब तक शायद देर हो चुकी हो। तब तक शायद दुनिया एक और विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो। और अगर अगला कोई विश्व युद्ध हुआ तो दुनिया जो तबाही देखेगी वो किसी प्रलय से कम नहीं होगी। इसीलिए यूएन जितनी जल्दी खुद की पॉलिसीज को आज के ज़माने के साथ बदल ले, आज के बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के साथ बदल लेगी, उसके लिए उतना ही बेहतर होगा। और दुनिया के लिए आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत में।